रोजगार उसको लेकर आप लोगों की तरफ से भी वादा किया गया है, तेजस्वी यादव की तरफ से भी किया गया, महिलाओं जिसको लेकर उन्होंने लास्ट मोमेंट ये किया, उससे पहले जीविका जो कि एक बहुत सक्सेसफुल एग्जाम्पल बिहार में बन के उभरा है, लेकिन उससे बढ़कर 10,000 वाली चीज़। लेकिन तीसरी चीज़ जो नड्डा जी है वो है कानून व्यवस्था, जिसको लेकर आप लोग बहुत आक्रामक रहे, लेकिन एक मोकामा का हत्याकांड आप लोगों के लिए भी एक सवाल छोड़ गया। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो हम बात करते हैं वो जंगल राज की करते हैं। जंगल राज में हमारा आरोप यह है कि स्टेट मशीनरी इन्वॉल्व होती है लॉ एंड ऑर्डर को कॉम्प्रोमाइज़ करने में। मैंने उदाहरण दिए, मैंने शिल्पी गौतम का उदाहरण दिया। आरजेडी, साधु यादव, उसके नज़दीकी लोग उस रेप केस में पकड़ाए थे, केस का रफा दफा किया गया, उस केस को वीकन किया गया। बीबी बिश्वास, दलित आईएएस ऑफिसर, उसकी बीबी, उसकी पत्नी, उसकी माँ, पत्नी की माँ और उनकी मेड सर्वेंट, उनके साथ रेप हुआ और ये सालों साल चला। आरजेडी के नेता उसमें इन्वॉल्व थे, उसको दबाया गया, केस को रफा दफा किया गया। ये सब सरकार की मदद से किया गया। अपहरण होते थे, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनके मर्डर्स होते थे। जब अपहरण होता था तो ये एक उद्योग बन गया था। इसकी फिरौती कहाँ तय होती थी? इसकी फिरौती मुख्यमंत्री निवास, मंत्रियों के निवास में होती थी। यानी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी जो लॉ एंड ऑर्डर को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, इसलिए जंगल राज था। एक होता है कि कोई घटना घट गई, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, स्टेट का क्या रोल है। मोकामा में घटना घटी, पुलिस ने एक्शन लिया है, जिन लोगों को दोषी पाया है उनको अरेस्ट किया है। तो हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं। रूल ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। उस प्रदेश का, हमारे देश का कानून लागू हो रहा है और उस लागू होने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। सर, असल में इसको मैं थोड़ा दूसरा इसलिए फ्रेम करूंगी कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो गठबंधन है, महागठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, या फिर लालू यादव का जो दौर है, उस समय ऐसा होता था और इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका था ये सब। उनके कैंडिडेट्स ठीक है, वो भी दागी हैं, लेकिन आप लोग तो सामने वाले पर उंगली उठा रहे हैं ना। उसमें लोग पूछते हैं कि फिर यहां से अनंत सिंह जैसा व्यक्ति कैसे? निश्चित रूप से उन लोगों ने, जेडीयू ने तय किया है, लेकिन हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दे रहे हैं। ये सिचुएशन हम कभी आने नहीं देंगे जिसमें स्टेट लॉ एंड ऑर्डर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे। लॉ ऑफ द लैंड लागू होगा और हमारे बाय एंड लार्ज कोशिश ये रहती है, बाय एंड लार्ज ये कोशिश होती है कि अच्छे छवि के लोग चुनाव में मैदान में आए। तो पहले चरण के बाद आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? बिल्कुल। जो तो पहला चरण जब शुरू नहीं हुआ था तब भी कंफर्टेबल थे। हाँ। और जब आप 6 महीने पहले हमको मिली थी तब भी मैंने कहा था कि बिहार में, उस समय आपने प्रश्न उठाए थे तो मैंने कहा था नीतीश कुमार जी को ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिलेगा और उनका वोट सपोर्ट इंटैक्ट है। अब दूसरे चरण की शुरुआत, ऐसा तो मतलब वो थमा ही नहीं, प्रचार थमा ही नहीं, वो तो चल रहा है। दूसरा चरण क्या थोड़ा चिंता दे रहा है आपको? सीमांचल वाला पूरा क्षेत्र है इसमें। बिल्कुल नहीं, हम देखिए, सब तरफ से वोट आए या सब तरफ के वोट बराबर हो गए, ये स्थिति तो नहीं होती है। लेकिन हमको कोई इससे हम तंग हो रहे हैं या इस तरीके की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें मालूम है कि हमें वोट आ रहा है, लोगों का सभी वर्गों का वोट आ रहा है, समाज के सभी समुदायों का वोट आ रहा है। मोदी जी के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है। मोदी जी के प्रति विश्वास के साथ साथ वो अपने आप को विकास के साथ जोड़ना चाहते हैं। उनके आशीर्वाद लेकर के नीतीश कुमार जी ने धरती पर बहुत काम किया है, जो विजिबल है, दिखता है, उसको लोग सपोर्ट करना चाहते हैं। आपने खुद इस बात को कहा कि आरजेडी का एक वोट बैंक है जो आमतौर पर उसके लिए ही वोट करता है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सुदृढ़ नहीं दिख रहा है वो वोट बैंक? अब ओवैसी का फैक्टर उतना क्या आपको चलता हुआ दिख रहा है, जो पिछली बार सीमांचल में परेशान कर गए थे उनको? देखिए, वो उनका ओबीसी का फैक्टर तो होगा ही होगा, लेकिन उसको हम छोड़ भी दें। मैंने कहा ना कि सब जगह से हम एनडीए को सफलता मिलती है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एनडीए को बिहार के चुनाव में 160 प्लस आने का पूरा भरोसा है। 160 प्लस, क्योंकि आपके साथ अगर एलजेपी आ गया तो वहाँ भी वीआईपी नहीं था, वीआईपी वहाँ पर चला गया है, तो ऐसा तो बैलेंस चल रहा है। नहीं, बैलेंस नहीं है, बिल्कुल बैलेंस नहीं है, एक तरफा है। लोगों ने मन बना लिया है। ये देखिए, कास्ट के भी ओरिएंटेशन एक लेवल तक जाते हैं।
उसके बाद इश्यूज आते हैं। जी। अल्टीमेटली इश्यूज तय करते हैं। अब आपने अभी जन स्वराज की बात नहीं छेड़ी, हमने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे चुनाव, जिस समय चुनाव पकड़ेगा उस समय ये जन स्वराज फैक्टर कहीं वर्क नहीं करेगा। पर सर, आपको दिख रहा है कि वो वोट कम से कम लेंगे, और मतलब आपका वोट लेंगे या इंडिया गठबंधन वो का सबका थोड़ा थोड़ा लेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो नॉन एंटिटी रह जाएंगे। राहुल गांधी ने दो ऐसे मुद्दे छेड़ दिए, हालांकि सीधे तौर पर बिहार से जोड़कर नहीं छेड़े हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा उसके बाद वो चीज़ चर्चा में आ ही गई बिहार के ही संदर्भ में। पहली चीज़ ये कि हरियाणा में वोट चोरी के जरिए आप लोगों ने सरकार बनाई है, इस पर आपकी। देखिए, सबसे पहले मैं राहुल गांधी जी पर जब बात करूंगा तो मैं कुछ थोड़ा व्यापक संदर्भ में बात करूंगा। एक तो आप राहुल गांधी जी के कार्यशैली को आप देखेंगे तो वह मोदी जी का विरोध करते करते वह देश का विरोध करने लगे, एक बात। दूसरी बात, ये जो डीप स्टेट का जो एक एजेंडा है उसको वो पार्ट एंड पार्सल बन रहे हैं। देखिए, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाए, उन्होंने एयर स्ट्राइक पर प्रश्न उठाया, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न उठाया, उन्होंने ईवीएम पर प्रश्न उठाया। वो जब भारत से बाहर जाते हैं तो वो भारत के विरोध में बात करते हैं, भारत के डेमोक्रेसी, भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में, हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर वो प्रश्न उठाते हैं। प्रश्न उठाते उठाते यहाँ तक इतने दूर चले गए कि उन्होंने विदेश की धरती पर जाकर के विदेशी ताकतों से समर्थन मांगा कि भारत में डेमोक्रेसी बचाओ। ये स्थिति उनकी है। ये लार्जर इंटरेस्ट, लार्जर एक कॉन्स्पिरेसी के वो पार्ट एंड पार्सल बन रहे हैं। पार्लियामेंट में इन सारी चीज़ों का प्रश्न नहीं करते हैं, विदेश में जाकर के करते हैं। ये तो इनकी सोच है। ईवीएम में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, क्लीन चिट दे दी ईवीएम। हम डिजिटल इंडिया की ओर जा रहे हैं, ये लालटेन युग की ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें समझ लेना चाहिए। अब उसके बाद उन्होंने एसआईआर उठाया। एसआईआर में जब उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में उठाया तो उन्होंने वोट चोरी के बारे में जो आंकड़े रखे, वो 2 महीने बाद वो आंकड़े बदल गए, तीसरे महीने वो फिर से आंकड़े बदल गए। इलेक्शन कमीशन ने कहा आप एफिडेविट दीजिए, आप कंप्लेंट दीजिए, आप मेमोरेंडम दीजिए। एक पर्चा इलेक्शन कमीशन में एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी का, एक रिस्पॉन्सिबल पद पे बैठा हुआ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वो इतना गैर जिम्मेदाराना और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करता है कि वो एक शब्द, एक वाक्य लिखकर एक मेमोरेंडम भी नहीं देता है। वह सिर्फ ये, और आप मुझसे पूछिएगा तो मैं तो कहूँगा ये जो हम लोग 1985, 84, 83 में जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे तो उस समय होता था हिट एंड रन, हिट एंड रन, हिट एंड रन। ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अभी निकले नहीं हैं, ये उसी राजनीति में के चक्कर में है। और इनका जो, जैसे मैंने कहा, जो डीप स्टेट की एजेंडा है कि आप संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करो, उनकी क्रेडिबिलिटी को बदनाम करो, ये इनका उद्देश्य है जिसको ये पूरा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो किसी न किसी रूप में बिहार से जाकर जुड़ती ही है, क्योंकि वहाँ पर आरक्षण की बात, जो पिछड़े तबके हैं उनको आगे बढ़ाने की बात हमेशा होती है। उसमें वो 90%, 10% वाला सेना को लेकर जो उदाहरण उन्होंने दिया है। मैंने आपको कहा ना कि जो भी है वो डिवीजन का है, जो भी उनका तर्क है वो डिवाइड करने का उद्देश्य है। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि भारत देश एक होकर के आगे बढ़े। उनका इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, कौन नहीं जानता कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ये संविधान में प्रावधान किए हुए चीजें हैं। आप इन पर प्रश्न खड़े कर रहे हो तो आपकी हार, और हार के कारण व्यवस्था पर प्रश्न। खेल हार जाओ तो अंपायर को दोषी ठहराओ, ये जो आपने तरीका अडॉप्ट किया है ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी का पार्ट तो है ही है, लेकिन उनकी तरफ से बचकाना भी है। आप लोगों ने कहा था सबसे बेहतर प्रदर्शन इस बार होगा, यानी 201 से ज़्यादा अभी कायम है। आप फर्स्ट राउंड में उतना तीव्र गति से उसी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने कहा हम 160 प्लस है।